हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की हमारी एक न्यू क्लास में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित इस वीक के करंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे इसमें पहला आर्टिकल हो जाता है इजिप्ट के प्रेसिडेंट का भारत में आगमन। तो 26 जनवरी को अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा तो वहाँ इजिप्ट के प्रेसिडेंट को पहली बार इनवाइट किया गया है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये। उसके बाद दूसरा इशू है यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भारत ने एससीओ समिट के लिए इनवाइट किया है और ये समिट मई महीने में गोवा में कंडक्ट की जानी है। तो यहाँ हम पूरे एससीओ को समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये किस गोल को पूरा करने के लिए भारत की हेल्प कर सकता है। उसके बाद यहाँ एक 13th अमेंडमेंट का इशू है श्रीलंका में। अब यहाँ इंडिया और श्रीलंका के इशू को हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट ये 13th अमेंडमेंट का क्या इशू है इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद चाइना तिब्बत के पास एक बड़ा सा डैम बना रहा है। अब इससे इंडिया को कुछ कंसर्न है, नेपाल को कुछ कंसर्न है, इन सभी चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ऐसे में एस्पिरेंट को अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसीलिए ओनली आईएएस ने आपके लिए बहुत कम प्राइस में एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके ऑनलाइन प्राइस मात्र 2000 रुपये रखे गए हैं और ऑफलाइन प्राइस इसके 4000 रुपये हैं। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 15 जनवरी से, लेकिन स्टिल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 34 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के रहेंगे। इसमें हम आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइड करना कि आप उसे किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि आप प्रीलिम से पहले 4 से 5 बार अपने शेड्यूल को अच्छे से रिवाइज कर पाएं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स। सो हमने यहाँ पर पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, सो डेट आपको कोई भी परेशानी इन टॉपिक्स में ना रहे। और अगर आपको कोई डाउट हो इस टेस्ट सीरीज को लेकर, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड एक और बात, ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगी, तो लैंग्वेज को लेकर भी आपको कोई समस्या यहाँ नहीं आने वाली है। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं इंडिया इजिप्ट रिलेशन को। तो न्यूज़ में इसलिए है, आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में पहली बार किसी इजिप्ट प्रेसिडेंट को हमने इनवाइट किया है और 26 जनवरी के दिन यानी रिपब्लिक डे पर आप किसी को एज अ चीफ गेस्ट यदि इनवाइट करते हैं तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। और अब्देल फतेह अल सीसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिसको चीफ गेस्ट के रूप में भारत में इनवाइट किया गया है। ओके, तो यही पूरा कंटेक्स्ट है, इसीलिए हमें इसको समझना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा देता हूं किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और यहाँ पूछा गया है कि यदि लास्ट के कुछ डिकेड एशिया की ग्रोथ स्टोरी को दिखा रहे हैं तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट आने वाले जो डिकेड होंगे वो अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी को प्रदर्शित करेंगे। अब इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आपको ये बताना था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में किस तरीके से बढ़ रहा है, और चूंकि हम इजिप्ट के साथ रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए अफ्रीका के साथ भी हमारे रिलेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ही इजिप्ट कंट्री आती है। चलिए आगे अगर बात करें रिलेशन की, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल रिलेशन की बात कर लेते हैं। जो इंडिया एंड इजिप्ट के रिलेशन है वो सिर्फ दो देशों के बीच के रिलेशन नहीं है, ये दो सभ्यताओं के बीच के रिलेशन है। आप दो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन देखें, एक इजिप्टियन सिविलाइजेशन है और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय से जो है रिलेशंस रहे हैं, चाहे आप बायलैटरल रिलेशन बात करें, चाहे आप रीजनल देखें या ग्लोबल इश्यूज पर देखें। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी रहती थी, दोनों देशों के बीच में व्यापार चलता रहता था, इजिप्ट के लोग भारत में आते थे, भारत से इजिप्ट में जाते थे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम हिस्टोरिकल तरीके से ही देख रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो सर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे अगस्त 18 1947 से। ठीक है, अब ये जो कूटनीतिक रिलेशन है इससे दोनों देशों के अपने अपने देशों में एम्बेसी को स्थापित किया गया था। तो ये होते हैं कूटनीतिक रिलेशन, और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय मैटर्स हैं उन पर दोनों ने कॉपरेशन स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और साथ में इजिप्टियन प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नसीर के द्वारा।
और ये फ्रेंडशिप ट्रीटी फाउंडेशन बनती है नॉन अलाइन मूवमेंट का। हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट में यूगोस्लाव के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो ने भी यहां साइन किया था, इसमें हेल्प की थी। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था बेसिकली, देखिए पूरा विश्व जो था शीत युद्ध के टाइम पर दो ध्रुवों में बटा हुआ था, जिसमें एक पोल था यूएस और दूसरा पोल था यूएसएसआर। बाकी सभी कंट्रीज को यह ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप यूएस के अलाई बनकर रहें या फिर आप यूएसएसआर के अलाई बनकर रहें। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी थी जो अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखना चाहती थी, और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिया का और साथ में अफ्रीकन कंट्रीज का। तो इन्होंने क्या किया, नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसमें भी इजिप्ट का काफी रोल रहा है। उसके बाद दोनों ही देशों के जो हाई लेवल एक्सचेंज हैं, मतलब अच्छे संबंध हैं, वो 2011 के बाद स्थापित होने शुरू हुए, क्योंकि 2011 में इजिप्ट में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, और इस रिवॉल्यूशन के बाद एक न्यू प्रेसिडेंट जो बने हैं सीसी, इन्होंने इसको टेक ओवर किया, और यहाँ से हमारे रिलेशन काफ़ी बेटर होते हुए इसके साथ दिखाई दिए। इससे पहले भी अल सीसी ने भारत में यात्रा की थी। ऐसा नहीं है कि एकमात्र 26 जनवरी 2023 में ही हम इनको इनवाइट कर रहे हैं, इससे पहले 2016 में भी ये आए थे भारत में, और इनके द्वारा एक 3 पिलर कोऑपरेशन की बात की गई थी। इन्होंने कुछ यहाँ साइन किए थे। अच्छा, मैप में भी देख लीजिए आप दोनों देशों को। तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही है इजिप्ट, ठीक है। तो ये इजिप्ट है, और ये आपको हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। तो दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी काफ़ी पहले से रही है। इस तरीके से लोग आया जाया करते थे एक दूसरे के साथ, और समुद्र के रास्ते भी यहाँ दोनों देशों के बीच में एक्सचेंजेस होते रहे हैं। यदि 3 पिलर्स की बात करें तो पहला पिलर जो कोऑपरेशन का है उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सर, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन हमें क्यों चाहिए और इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब होता है दोनों देश की राजनीतिक व्यवस्था स्थायी बनी रहे, है ना। वहां पर कोई रिवॉल्यूशन ना हो, वहां पर जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से कार्य कर सके, तो इसके लिए कोऑपरेशन किया गया था। दूसरा, सिर्फ आपके पॉलिटिकल कोऑपरेशन इनफ नहीं होते हैं, ऐसे में आपको इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी लगातार बढ़ाना होता है, क्योंकि यदि आपकी इकोनॉमी कमजोर रहेगी तो आपके पॉलिटिकल रिलेशन भी अपने आप वीक होते चले जाएंगे। उसके बाद हमने साइंटिफिक कोलैबोरेशन की भी यहाँ बात की है कि जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाएंगे उसको भी आपस में शेयर करेंगे, उससे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने का काम करेंगे। और थर्ड जो इसका पिलर था उसमें हम कल्चरल या पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट करने का काम करेंगे। देखिए, किसी भी दो देश के रिलेशन में पीपल्स का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि अगर आप अपने लोगों को दूसरे देश के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आप उस देश के बारे में जान नहीं पाएंगे, उनके कल्चर को नहीं समझ पाएंगे, और आपके मन में उनके लिए कोई सही धारणा नहीं बनेगी। उसी तरीके से जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से यदि बातचीत प्रारंभ कर दें तो आप देखेंगे कि दोनों देशों के लोगों का पर्सपेक्टिव एक दूसरे के प्रति काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। अभी तो हमें जो मीडिया बता रही है हम उसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एंगेजमेंट उनके साथ किया जाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाए। तो इसी प्रकार से जो सभी देश होते हैं जिनसे हमें बेटर रिलेशन करने हैं, वहां पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें दोनों देशों के बीच में, अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, तो हमने एक तो इनको G20 समिट के टाइम पर एक स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच में अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है, और ये इस प्रकार की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका नाम है साइक्लोन 1। ये नेम आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट कहाँ की गई थी, तो ये जैसलमेर में कंडक्ट हुई थी। और इसके बाद दोनों ही देश अपने रिलेशंस को अब और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक ये इसको लेकर जाना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे डिफेंस में आप कोऑपरेट करें, आप सिक्योरिटी के मामले में कोऑपरेट करें। इसके अलावा हम पॉलिटिकल कोऑपरेशन करना चाहते हैं, एनर्जी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी कोऑपरेशन करना चाहते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं इजिप्ट की एक इम्पोर्टेंस बताऊं इंडिया के लिए, तो आप ये देखेंगे कि इजिप्ट के द्वारा हमारे भारत के जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी लेटेस्ट हथियार बनाए जा रहे हैं, उन हथियारों में इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इजिप्ट इन हथियारों को खरीदना चाहता है। तो इससे मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया जैसे जो प्रोग्राम हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो इसलिए भी इजिप्ट का इंपॉर्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 1978 में,
और उसके बाद से अफ्रीका में ये कंट्री यानी इजिप्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया हुआ है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का यहाँ मतलब होता है कि लाइक इंडिया और इजिप्ट एक दूसरे पे जब एक दूसरे को माल या फिर किसी सर्विस का एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर आप बहुत ही कम टैरिफ चार्ज करेंगे। सो इस तरीके से दोनों देशों के रिलेशन हैं, और आप देखेंगे पिछले 10 सालों में दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है, और लगभग ये 5 गुना हो चुके हैं। तो वर्तमान यदि डेटा की बात करें 2021-22 में जो दोनों के देशों के बीच में व्यापार था वो लगभग $26 बिलियन का था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सम अदर एरिया ऑफ कॉपरेशन अगर देखें कहाँ कहाँ हम कॉपरेशन कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में कॉपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि इजिप्ट में अभी फूड ग्रेन का शॉर्टेज चल रहा है, और आप जानते हैं कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उस पर रशिया और यूक्रेन की वार का काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसे में हम इनको यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में यदि हम उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की अनुमति देते हैं तो उन्हें भी इससे लाभ हो जाएगा। और इससे पहले भारत ने मई यानी कि जो पिछले साल का मई महीना था उसमें गेहूं के निर्यात को बंद कर दिया था, लेकिन अभी इजिप्ट के साथ हमने फिर से इस रिलेशन को ओपन कर दिया है, और अब हम इजिप्ट को 61,000 टन वीट एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके अलावा कॉपरेशन आप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा पहलू है जिस पर सभी कंट्री को आपस में कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। हेल्थ केयर में भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कल्चर में हम हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद यूथ मैटर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी दोनों देशों के कॉपरेशन हो सकते हैं। तो ये आपका एक ब्रॉड टॉपिक हमने कवर किया, इंडिया इजिप्ट रिलेशन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंटेक्स्ट में आपको बता ही चुका हूं कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को SCO की मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है भारत के द्वारा, और ये मीटिंग गोवा में अगले महीने मई के महीने में होने वाली है। SCO के बारे में छोटी छोटी सी बातें ध्यान रख लीजिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। पहली बात तो ये है कि ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये कंट्री कौन कौन सी हैं? इसमें इंडिया आता है, कजाकिस्तान आता है, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 8 कंट्रीज इसमें आ जाती हैं, और कुछ कंट्री को हमने ऑब्जर्वर स्टेटस भी यहाँ दिया हुआ है। इसमें 4 कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ईरान कंट्री को 2021 में SCO की फुल मेंबरशिप देने के लिए कह दिया गया है, तो ये भी अब फुल मेंबर्स में शामिल हो जाएगा। तो टोटल 9 मेंबर्स यहाँ पर SCO के हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों में से किसका मेंबर भारत है? तो आपको यहाँ सही स्टेटमेंट बताना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। एक्चुअली मैं कभी कभी भूल जाता हूँ आपको लास्ट में इनका आंसर बताने के लिए, तो मैं इस बार ध्यान रखूंगा, लास्ट में आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। चलिए कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं SCO के। ये कब फॉर्म हुआ था? तो 2001 में इसको निर्माण किया गया था। क्योंकि ये सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि इसको कहाँ क्रिएट किया गया होगा। इसको शांघाई चाइना में क्रिएट किया गया था। और इसको क्रिएट किसने किया था? यहाँ देखिए कंट्री है जैसे रशिया, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। ठीक है, तो इन 6 कंट्रीज ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें पाकिस्तान और इंडिया को भी शामिल किया गया और इसमें टोटल 8 कंट्रीज हो गई हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम करता था जिसका नाम था सांघाई 5। अब सांघाई 5 में यहाँ आप रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान को हटा दीजिए और इंडिया पाकिस्तान को हटा दीजिए, तो ये जो 5 कंट्री बची जिसमें रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और चाइना है, तो इन 5 कंट्रीज ने एक मैकेनिज्म बना रखा था जिसको हम सांघाई 5 मैकेनिज्म कहते हैं। यदि हम SCO चार्टर की बात करें तो SCO चार्टर 2002 में आया था और इसको 2003 में पूरी तरीके से लागू किया गया। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज है। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखिए, चूंकि SCO एक रीजनल कॉपरेशन के लिए बनाया गया समूह है, ऐसे में यहाँ कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, जैसे सभी कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस का
प्रमोशन करना, ठीक है। यानी कि जितने भी देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं एससीओ के माध्यम से, उनमें आपस में ट्रस्ट रहना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट होने की वजह से ये जो पूरा रीजन है सेंट्रल एशिया वाला और साउथ एशिया वाला, इसमें अस्थिरता उपलब्ध हो सकती है। तो ऐसे में आपको कोऑपरेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इन सभी के मामले में भी हम कोऑपरेशन करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जो भी आपको याद आए, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा आप लोगों के साथ नहीं कर रहा हूँ, ये तो एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। बाकी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में बनी रही है। डेमोक्रेटिक हम इंटरनेशनल ऑर्डर को चाहते हैं, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको 5 चीजें ध्यान रखनी है। पहला इसमें होता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के द्वारा ही एससीओ के सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल यहाँ जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको लेने का काम करती है, ओके। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब ये जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उन पॉलिटिकल मैटर्स पर डिसीजन लेने का काम करती है, ओके। और इसके बाद है रेड्स, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये आप जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, तो टेरर एक्टिविटीज यदि इस रीजन में हो रही हैं उसको काउंटर करने के लिए ये स्ट्रक्चर काम करता है। एससीओ का अपना एक सेक्रेटरिएट भी है, और ये सेक्रेटरिएट कहाँ पर है? ये बीजिंग में है। ये भी आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। उसके बाद हाउ डज द वेस्ट व्यू एससीओ। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से देखती हैं, ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एससीओ का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को डेमोक्रेटिक, फेयर और रैशनल बनाना चाहते हैं। अभी तक जितने भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक में आपको किसका डोमिनेशन देखने को मिलेगा? इसमें आपको यूएसए का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से यदि हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ में आपको यूरोप का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर बने एससीओ के माध्यम से जहां पर डेमोक्रेटिक और फेयर एंड रैशनल चीजें चलें। इसके अलावा 2005 में एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसको हम कहते हैं अस्ताना डिक्लेरेशन, और अस्ताना डिक्लेरेशन के माध्यम से यहां पर यह बात की गई कि यदि कोई भी कंट्री में जो कि एससीओ के मेंबर हैं वहां पर पीस को कोई खतरा हो जाए या सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को कोई खतरा हो जाए, तो ऐसे में सभी जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो जॉइंट रेस्पॉन्स करेंगे ऐसी सिचुएशंस के प्रति। तो आप कुछ इसको ऐसा नहीं देख रहे कि जैसे नेटो में होता है, नेटो में अगर कोई एक देश में परेशानी चल रही होती है तो बाकी के देश भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से कुछ यहां पर रीजनल स्तर पर किया जा रहा है। इसीलिए जो यूएस और यूरोप जैसी कंट्रीज हैं वो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एंटी नेटो के रूप में देखती हैं, क्योंकि ये आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन की भी बात करते हैं। इसके अलावा ये इसको एक चैलेंज के रूप में इसलिए भी देखते हैं क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो कंट्रीज ने रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगाए थे, जब उन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था, तो इस दौरान भी जो चाइना है उसने रशिया को सपोर्ट किया था और रशिया के द्वारा $400 बिलियन की गैस लाइन फ्रेमवर्क पर साइन किए गए थे। तो इसीलिए जो एससीओ है उसको वेस्टर्न कंट्रीज एंटी नेटो के रूप में देखती हैं। यदि हम इंडिया की बात करें कि भारत के लिए एससीओ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट थिंग, सेंट्रल एशिया हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स के अंतर्गत आता है और ये हमें कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया रीजन के साथ। तो यहां आप इसकी स्थिति देखें, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, यहां पर आप सेंट्रल एशिया रीजन तक पहुंच सकते हैं यदि आप एससीओ के मेंबर हैं। और ये जो रीजन है इसमें चाइना भी अपना डोमिनेशन बढ़ाकर रखता है क्योंकि यहां एनर्जी रिसोर्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भारत क्या कर सकता है? भारत भी अपनी पहुंच इस रीजन में बनाकर चाइना के प्रभाव को इस रीजन में कम कर सकता है और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंस। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है ना, जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगली चीज ये आती है कि जब हम एससीओ में ज्वाइन कर गए हैं तो हम यूरेशियन सिक्योरिटी ग्रुप के भी मेंबर बन चुके हैं, और ऐसे में
अब अगर कोई भी अस्थिरता बनती है इस पूरे रीजन में, या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता है, तो ऐसे में ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये यहाँ भारत का सपोर्ट करेगा। उसके अलावा अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो ऐसे में एससीओ से जुड़ना हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद और इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो रेड्स मैकेनिज्म हमने देखा था एंटी टेररिस्ट वाला, तो हम इनसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काफ़ी रोक सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं, कानूनों का अच्छे तरीके से इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम यहाँ डायरेक्ट ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सहायता कर सकते हैं। ओके, तो आर्म्स का जो प्रोलिफरेशन होता है, हथियारों का जो एक दूसरे के पास चले जाते हैं, इनका जो प्रसार हो जाता है, उसको रोकने के लिए आप यहाँ वो कर सकते हैं, आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर हेल्प करेगा चाइना और पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करने में भी। अभी आप देखते होंगे कि भारत का चाइना के साथ एंगेजमेंट बहुत कम होता है, और पाकिस्तान के साथ तो हमने बातचीत करना ही बंद कर दिया है। और जितने भी हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स आप देखेंगे, लाइक सार्क हो गया, सार्क में भी अक्सर मीटिंग हो नहीं पाती। तो पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन हैं, जो टॉक्स हैं, वो बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन एससीओ के माध्यम से हम चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ ही संपर्क स्थापित करेंगे। तो ऐसे में जो हमारा विजन है, हम अपने विजन को दोनों देशों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे में जो थॉट्स की क्लैरिटी आती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बेटर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों देशों के जो रिलेशन है वो बेटर भी हो सकते हैं एससीओ के माध्यम से। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गया एससीओ का। उसके अलावा भारत एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, भारत को एनर्जी की हमेशा आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारी जो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है उसको हम सेंट्रल एशियन रीजन से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। तो ये हो गया अगला इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया श्रीलंका। अब देखिए, इंडिया श्रीलंका के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ इंडिया श्रीलंका को डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो श्रीलंका में थे, और श्रीलंका में उन्होंने 13th अमेंडमेंट के इन्फोर्समेंट की बात की है। देखिए, जो श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर 13th अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि आप भारत और श्रीलंका को देखेंगे तो दोनों ही देश काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया भारत, एक सेकेंड, ये आपका इंडिया है और ये आपका श्रीलंका है, तो बहुत क्लोज रिलेशन है। ऐसे में जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में आते जाते रहते हैं, और श्रीलंका के कुछ लोग तमिलनाडु भी आते हैं, तो इस तरीके के रिलेशन रहे हैं। तो यहाँ माइग्रेशन की एक समस्या बनी हुई है। ठीक है, और इसी माइग्रेशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए श्रीलंका में एक अमेंडमेंट लाया गया था, जो उनका 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है दोनों ही देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। इसको लाया कब गया था? इसको इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट 1987 के बाद लाया गया था। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका में हमारे बहुत सारे तमिल लोग रह रहे हैं। ठीक है, जो श्रीलंका का नॉर्दर्न रीजन है वहां पर बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं, लेकिन तमिल लोगों के साथ श्रीलंका में भेदभाव किया जाता है। उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ना ही उनको ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। इसी वजह से 1980s के डिकेड में यदि आप देखेंगे तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे और यहाँ अस्थिरता हो गई थी। इसीलिए 1987 में दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसको हम इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं, और यहां पर एक सहमति व्यक्त की जाती है कि श्रीलंका 13th अमेंडमेंट को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें की गई इस एग्रीमेंट के अंतर्गत? श्रीलंका ने ये कहा कि हम तमिल जो लैंग्वेज है उसको श्रीलंका की एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, और साथ में हम बहुत सारी प्रोविंशियल काउंसिल बनाएंगे, मतलब जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनका निर्माण करेंगे, और तमिल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मतलब यहाँ की जो पॉलिटी है उसमें हम तमिल को भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो अमेंडमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और श्रीलंका की जो आंतरिक स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब देखिए, श्रीलंका में 2 ब्लैक लॉ कहे जाते हैं तमिल्स के लिए, जिसमें एक है सिलोन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1948। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें इन लोगों ने
तमिल लोगों के लिए सिटीजनशिप को बिल्कुल ही रद्द कर दिया, उनके लिए कोई भी सिटीजनशिप का प्रोविजन ही नहीं किया। तो ऐसे में बहुत सारे जो तमिल्स हैं वो स्टेटलेस हो गए, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन तो हैं लेकिन लंबे समय से जब वो श्रीलंका में रह रहे हैं तो एक्चुअल में श्रीलंका के ही हो गए और श्रीलंका ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तो ऐसे में प्रॉब्लम उनके लिए हो गई। दूसरा, यहाँ सिंघला ओनली एक्ट इन्होंने 1956 में पारित किया था और सिंघला श्रीलंका की एक भाषा है। और इन्होंने जब श्रीलंका के सिंघला की भाषा को रिकॉग्नाइज किया तो तमिल को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? तो तमिल के जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्होंने इनके लिए काफी वायलेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स वहां बनी हुई थी। बाकी हम रिलेशन की बात कर ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जहां हमने जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखा था, हिस्टोरिकल देखा था, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में आप देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो इंटरनेशनल सी रूट के पास पड़ता है। ऐसे में यदि कोई कंट्री इसमें अपना प्रभाव बढ़ा लेती है श्रीलंका में, तो ऐसे में वो इस व्यापार को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकती है। सो ये इनका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो गया। इसके अलावा जो समुद्री पायरेसी होती है उसको रोकने में भी श्रीलंका की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सॉरी, श्रीलंका के द्वारा काफ़ी मदद ली जा सकती है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग्स का पार्ट है श्रीलंका, जैसे बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन भी काफ़ी बेटर हैं। $5 बिलियन का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। उसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं। यहाँ पर हमने मित्र शक्ति नाम के कई मिलिट्री एक्सरसाइज भी इनके साथ की हैं। सागर प्रोजेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ अदर कोऑपरेशन भी हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में, जैसे कोविड-19 वैक्सीन हमने इनको प्रोवाइड की थी लगभग 5 लाख। तो ये हमारे कुछ रिलेशन रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने IMF में भी इनको बैकिंग दी है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति से गुजर रही है। उसके बाद कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे अभी हमने एक इशू की बात कर ली, ये तो माइग्रेशन वाला इशू था। दोनों देशों के बीच में माइग्रेशन के अलावा कुछ अदर इश्यूज भी बने हुए हैं, जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस अक्सर श्रीलंका में आता रहता है और इसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी यहाँ बने रहते हैं। चाइना फैक्टर का भी ये यूज़ करते हैं, चाइना को एक कार्ड के रूप में यूज़ करते हैं ये भारत से रिलेशन बनाने के लिए। उसके अलावा अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन, यहाँ पर हमारे जो फिशरमैन होते हैं उसको श्रीलंका के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। उसके बाद श्रीलंका में काफ़ी इंटरवेंशन भी किया गया है भारत के द्वारा। जब सिविल वॉर हुई थी, जैसे अभी मैंने तमिल मुद्दा डिस्कस किया, तो तमिल मुद्दे के दौरान जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें भारत ने हालांकि मदद करने का प्रयास किया, लेकिन श्रीलंका उसको एक हस्तक्षेप के रूप में देखता है। तो ये एक इशू यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है चाइना डैम। रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेजेस हमें देखने को मिली हैं, जहां पर चाइना माजबा जैंगबो रिवर के पास एक डैम बनाने का प्रयास कर रहा है। और प्रयास क्या कर रहा है, वो वहां पर डेवलप कर ही रहा है। ओके, अब यहां पर आप, अच्छा ये SCO नहीं है, इसको चेंज कर लीजिएगा, अबाउट चाइनीज डैम यहां आ जाएगा। सो इस डैम के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें, देखिए इंडो चाइना रिलेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं IR के, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल उस न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो कि आपके द हिंदू पेपर में आई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, ये दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न का विषय है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया और नेपाल। क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ना, जैसे ये हमारा काला पानी है, इससे 16 किलोमीटर दूर है, मात्र 16 किलोमीटर दूर ये यहां पर पड़ता है। तो ये एक ट्राई जंक्शन का एरिया है, ठीक है। यहां पर इंडिया आ जाता है, यहां पर चाइना आ जाता है, यहां नेपाल आ जाता है। तो ट्राई जंक्शन के एरिया में ये इस डैम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए ये इंडिया और नेपाल दोनों के लिए एक कंसर्न का विषय है। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी रहती है वो साम्यवादी नीति है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा, हम इसको साम्राज्यवादी नीति कहते हैं बेसिकली। साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत जो एक देश है वो अपनी टेरिटरी का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहता है। और चाइना का जो विस्तार है, चाइना की जो नीतियां हैं, वो आप कश्मीर रीजन में देख सकते हैं, आप उसको अरुणाचल प्रदेश के रीजन में देख सकते हैं, आप उसको साउथ चाइना सी में देख सकते हैं कि वो कितना एग्रेसिव रहता है साउथ चाइना सी में। तो इस तरीके के जो देश होते हैं वो दूसरे देशों के लिए हमेशा एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये भारत और नेपाल के लिए एक जो है प्रॉब्लम वाला विषय बन जाता है। अब ये चाइना का डैम कहाँ पर बन रहा है, तो ये एक रिवर है, माजबा जैंगबो रिवर, जो कि
तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये नेपाल की घाघरा नदी में जो है फ्लो करती है और घाघरा उसके बाद इंडिया में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कंसर्न क्या है, आखिर भारत को क्यों चिंता हो रही है इस डैम से? तो सबसे पहली चीज, चाइना यदि इस बड़े से डैम को बना लेता है तिब्बत में या फिर कहें इस ट्राई जंक्शन वाले एरिया में, तो ऐसे में चाइना भविष्य में वाटर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। जैसे आप भारत में भी अक्सर एक बात सुनते होंगे कि पाकिस्तान से पाकिस्तान में जो पानी जाता है वो भारत के थ्रू जाता है। ऐसे में भारत यदि इन नदियों पर पूरा कंट्रोल कर ले, इस पर डैम बना ले, तो ऐसे में पाकिस्तान को पानी भी नहीं मिलेगा। ये बात आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन यदि स्थिति की बात करें चाइना के साथ, तो हमारे यहाँ जो रिवर्स आ रही हैं उसमें से मोस्टली रिवर, जैसे एक बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो भी तो चाइना से ही इंडिया में आ रही है। चाइना भी तो डैम के माध्यम से वहां पानी को कंट्रोल कर सकता है। और चाइना के साथ स्थिति इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाती है, लाइक अगर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात करें तो दोनों के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी है और इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से दोनों ही देश कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। लाइक इंडिया ने कौन कौन से डैम का निर्माण किया है और डैम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर कितना वाटर इंडिया के द्वारा यूज किया जा रहा है, इन सारी चीजों पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन यदि चाइना के साथ बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कोई ट्रीटी उपलब्ध ही नहीं है। सो इसीलिए ये मैटर और ज्यादा गंभीर हो जाता है। चाइना किसी भी प्रकार से डैम बनाकर कितने भी पानी को यूज कर सकता है, उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ सकता है, तो ये भारत के लिए एक चिंता हो जाएगी। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बाय चाइना। देखिए, ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ इस रीजन में डैम ही बनाएगा, वो इस डैम की सिक्योरिटी के लिए कुछ आर्मी एस्टैब्लिशमेंट भी कर सकता है इस रीजन में। और चूंकि ये ट्राई जंक्शन वाला क्षेत्र है, ऐसे में भारत और नेपाल दोनों के लिए ही ये एक चिंता का विषय बन जाता है यदि चाइनीज मिलिट्री इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास करती है। उसके बाद ये डैम बॉर्डर के काफी ज्यादा क्लोज है, चाहे नेपाल बॉर्डर की बात करें चाहे इंडियन बॉर्डर की बात करें, तो ऐसे में चाइना अपने टेरिटरी पर क्लेम भी कर सकता है। मतलब जैसे इंडियन टेरिटरी है उस पर अपना क्लेम बढ़ा सकता है, नेपाल की टेरिटरी पर अपना क्लेम बढ़ा सकता है। और चूंकि इस डैम के आसपास उनकी मिलिट्री प्रेजेंस भी रहेगी, तो ऐसे में संभावना है कि बॉर्डर को ऑल्टर करने का प्रयास चाइना के द्वारा किया जाए। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं। इसके अलावा और भी कंसर्न आते रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश में देखा होगा। उस सब की बात हम लोग इस लेक्चर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। फर्दर अगर कोई न्यू अपडेट आएगा इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, तो हम इंडिया चाइना रिलेशन को दोबारा से कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर लेंगे। तो ये हमारे इस लेक्चर के टॉपिक थे। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपके कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनको डिस्कस कर दूंगा। अच्छा देखिए, मुझे याद आ गया, एमसीक्यूज आपके साथ वो डिस्कस करना था। उसका जो आंसर है यहाँ पर 1 2 3 तीनों रहेगा। भारत तीनों ही इन जो है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एमटीसीआर और सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।